हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एसएसटी जंक्शन में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे 127वां संविधान संशोधन विधेयक के बारे में, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पास कर दिया गया है और अब यह जल्द ही एक एक्ट के रूप में सामने होगा राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ ही। और आज के इस लेक्चर में हम उसी के बारे में जानेंगे, ओबीसी के बारे में जानेंगे, आखिर ओबीसी क्या है और इस संशोधन के द्वारा कौन कौन से परिवर्तन इसमें किया गया है, आखिर किस मकसद से ओबीसी से संबंधित यह 127वां संशोधन विधेयक लाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि अब आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं 127वां संविधान संशोधन विधेयक, जो कि कल ही राज्यसभा से पास हुआ है। लोकसभा में इसके सपोर्ट में टोटल 385 मत पड़े और वहीं राज्यसभा में 187, विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। इस विधेयक के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा है और सभी पार्टियों ने इसे समर्थन दिया है। तो ये लोकसभा और राज्यसभा से ये पास हो चुका है। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को देखते हैं हम लोग। आज डिटेल्स में देखेंगे ओबीसी के बारे में और इससे संबंधित कौन कौन से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट का उस पर क्या डिसीजन आया है। तो देखिए, इसका उद्देश्य है, इस संविधान संशोधन विधेयक का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है क्या कि राज्यों को किसी जाति को ओबीसी में अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है। इस विधेयक के द्वारा राज्यों को यह अधिकार अब मिल जाएगा कि राज्य किसी भी जाति को ओबीसी वर्ग में शामिल कर सकती है। यह राज्यों को अधिकार मिल जाएगा। तो क्या इससे पहले राज्यों को यह अधिकार नहीं था? जी नहीं था। अब देखेंगे संविधान का आर्टिकल 342। संविधान का आर्टिकल 342 की जब हम बात करते हैं, अनुच्छेद 342, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो अधिकार है ओबीसी सूची में शामिल करने का जो अधिकार था, ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास अधिकार था। राष्ट्रपति किसी भी राज्य में अगर किसी जाति को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करना है तो वहाँ के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के पास ये अधिकार था कि राष्ट्रपति ही किसी जाति को ओबीसी वर्ग में शामिल कर सकते हैं, अधिसूचित कर सकते हैं। लेकिन इस संशोधन विधेयक के पास हो जाने के बाद अब राज्यों को यह अधिकार मिल जाएगा। राज्यों के पास यह अधिकार आ गया है कि राज्य अब किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल कर सकती है। तो आइए ओबीसी के बारे में हम देखते हैं, ओबीसी क्या होता है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ पर, मंडल आयोग की बात करते हैं। काफ़ी फेमस है मंडल कमीशन। तो देखिए, मंडल कमीशन की जब हम बात करते हैं, ये 1979 में यह आयोग गठित की गई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल, मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। और उस टाइम किसकी सरकार थी? जनता पार्टी की सरकार थी। तो जनता पार्टी की सरकार ने 1979 में क्या किया? मंडल आयोग का गठन किया। बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे। इस आयोग का जो मुख्य कार्य था वो था सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करना। यानी हमारे देश में कितनी ऐसी जातियां हैं, कितने ऐसे वर्ग हैं जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से वो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े हुए हैं। तो उन वर्गों की पहचान करना इसका उद्देश्य था। और इसमें कुल जो है ना, इस आयोग में कुल 11 सूचकांक तय किए गए थे, जिसमें कि आर्थिक आधार पर अलग था, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक, ये सब बहुत अलग अलग 11 सूचकांक के आधार पर कुल 3743 जातियों को चिन्हित किया गया था जिन्हें ओबीसी के रूप में शामिल किया जाना था। तो टोटल 3743 जातियाँ जो है ना, 3743 जातियाँ जो है उन्हें चिन्हित किया गया था और टोटल 11 सूचकांक थे। उस आधार पर इतने जातियों का, इसमें विभिन्न धर्म, सभी धर्मों के शामिल थे, सभी पंथों के शामिल थे। और ये 347 जातियों को इन्होंने 3743 जातियों को इन्होंने चिन्हित किया। यह रिपोर्ट 1980 में ही मतलब ये पेश कर दिया गया था, रिपोर्ट आ गया था। लेकिन उस वक्त क्या थी ना कि सरकार चेंज हो गई, जिसके वजह से यह लागू नहीं हो सका। पुनः 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के समय में 1990 में इसे ज्ञापन के माध्यम से क्या किया गया, इसे ये लागू कर दिया गया। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की जब सरकार आई तो वहाँ पर क्या हुआ, इसे लागू कर दिया गया। जैसे ही यह लागू हुआ, काफ़ी विरोध यहाँ पर शुरू हो गया, छात्रों का विरोध शुरू हो गया और यह मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो देखिए, यहाँ पर क्या था कि ऑलरेडी पहले से ही SC ST को 22.5% जो है ना वो आरक्षण की व्यवस्था है। तो यहाँ पर जो है
ओबीसी को 27% आरक्षण, उसके लिए क्या किया गया, 27% आरक्षण। और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जो जिनकी आर्थिक आय जो है वो 1 लाख से कम है, 1 लाख की सीमा उनको मतलब ये आर्थिक ये घोषित किया गया, उसको 27% आरक्षण ओबीसी में दिया गया। और SC ST को 22.5% आरक्षण मिला। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था विरोध के बाद। लेकिन ये जो देखिए, ये जो उस वक्त 1 लाख का सीमा था उसको 2015 में बढ़ाकर 8 लाख की सीमा कर दिया गया और 27% आरक्षण ओबीसी को मिला है। वहीं 2006 में क्या हुआ, उच्च शिक्षा में सीटों को भी आरक्षित कर दिया गया। ओबीसी वर्ग के स्टूडेंट के लिए क्या हुआ, वहाँ पर सीटों को आरक्षित कर दिया गया। देखिए ये जो मंडल कमीशन था ना, मंडल कमीशन ने क्या क्या सिफारिश किया था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिफारिश है, जैसे कि उनके लिए शिक्षा का विशेष व्यवस्था करना, सांस्कृतिक उन्नयन हेतु, क्योंकि ये काफ़ी मतलब सांस्कृतिक रूप से भी पिछड़े होते हैं, तो उसकी सांस्कृतिक उन्नति हेतु क्या हुआ, शिक्षा की विशेष व्यवस्था की बात कही गई कि ओबीसी वर्ग में जो भी आ रहे हैं उनके लिए उनके सांस्कृतिक उन्नयन हेतु शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाए। वहीं पर फिर ग्रामीण इलाके में कौशल हेतु ऋण की व्यवस्था, स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या किया, ऋण की व्यवस्था की बात की, ये सिफारिश किया गया। उसके बाद देखिए औद्योगिक और व्यावसायिक कारोबारों में पिछड़े वर्ग की भागीदारी को बढ़ाने के लिए भी बल दिया गया कि हम औद्योगिक और व्यावसायिक कारोबार जो है उसमें पिछड़े वर्ग की भागीदारी को बढ़ाने पर बल दिया जाए, तो ये भी सिफारिश था मंडल कमीशन का। उसके बाद देखिए भूमि सुधार, क्योंकि जो इस वर्ग में थे वो काफ़ी निर्धन थे और वो कहीं ना कहीं जो बड़े किसान थे उसके ऊपर निर्भर थे, तो यहाँ पर एक व्यापक भूमि सुधार करने की ज़रूरत थी, क्रांतिकारी भूमि सुधार करने की ज़रूरत थी, तो भूमि सुधार हेतु भी सिफारिश किया गया। और साथ ही ये कहा गया कि राज्य जो कल्याणकारी कार्य चलाएंगे, इन ओबीसी वर्गों को के लिए कल्याणकारी जो भी योजनाएं चलाई जाएगी, जो भी कार्य किए जाएंगे, उसके संचालन हेतु राज्यों को केंद्रीय सहायता बढ़ाना होगा। तो राज्यों को केंद्रीय सहायता पर भी ध्यान आकृष्ट किया गया ताकि राज्य जो है मतलब अच्छे से कल्याणकारी योजनाओं को इनके लिए चला सके। अब देखते हैं कि इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या डिसीजन आया है, और अलग अलग समय में देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी जैसे मराठा हो गया, हरियाणा में जाट, गुजरात में जाएंगे तो पटेल, लगातार यह मांग होता आया है कि इन सभी वर्गों को ओबीसी में डाला जाए, लेकिन चूंकि राज्यों के पास ये अधिकार नहीं है इसीलिए राज्य इसे शामिल नहीं कर सकते हैं। तो अब जब यह 127वां संशोधन विधेयक पास हुआ है और जब यह एक्ट बन जाएगा तो फिर राज्यों को यह अधिकार मिल जाएगा कि वो इन सभी जातियों को वो अपने अनुरूप क्या करे, ओबीसी वर्ग में शामिल कर सकते हैं। तो इसके आगे देखते हैं मराठा के बारे में। जब वहाँ पर महाराष्ट्र में मराठा को जब आरक्षण की व्यवस्था की गई थी उनके लिए, तो उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्या किया, खारिज कर दिया है। आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कई बार मामला जा चुका है और इसी से संबंधित देखिएगा इसमें जिक्र होता है, कई बार आरक्षण को लेकर के राज्यों ने अलग अलग मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक, अवैध बता करके उन्हें मना कर दिया। और इसी में सबसे एक महत्वपूर्ण फैसला है जो कि इंदिरा साहनी फैसला, जो कि मंडल फैसला के नाम से जाना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी फैसले में कब और क्या क्या प्रावधान दिया गया, क्या क्या मतलब यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई, अब हम उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये 127वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा इसमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा और राज्यों को ऐसा कौन सा अधिकार मिल जाएगा जो पहले नहीं था। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी फैसले में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, तो इससे पहले हम एक महत्वपूर्ण फैसले को हमें जानना पड़ेगा जो है इंदिरा साहनी फैसला, इसे मंडल फैसला के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इंदिरा साहनी फैसला की बात करते हैं। इंदिरा साहनी एक पत्रकार थी, न्यू दिल्ली की पत्रकार थी और 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव ने आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण की व्यवस्था किया गया था उनके द्वारा, तब इंदिरा साहनी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। यानी कि 1991 में आर्थिक रूप से जो पिछड़े थे सामान्य वर्ग, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा उन्हें 10% आरक्षण की व्यवस्था किया गया था उनके लिए, और इसी के खिलाफ इंदिरा साहनी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की और उसमें टोटल जो जज की संख्या थे 9 जजों की बेंच उसको देख रहे थे उस मामले को, और इन लोगों ने माना, जितने भी जज थे उन्होंने माना कि नहीं, ये जो 10% दिया गया है ये गलत है,
क्योंकि 50% से अधिक आरक्षण की सीमा नहीं हो सकती। यहाँ पर 9 जजों की टीम ने, 9 जजों की बेंच ने इस बात को माना कि आरक्षण की जो कुल सीमा है, चाहे वो किसी भी वर्ग हो, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, कोई भी वर्ग हो, सभी को मिलाकर आरक्षण की जो कुल सीमा है वो 50% से ज़्यादा नहीं जा सकती। और उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि अगर 50% से अगर हम ज़्यादा कर दें आरक्षण की सीमा, तो फिर समानता का जो अधिकार है उसका कोई मायने नहीं रह जाता, समानता के अधिकार की कोई बात ही फिर नहीं रह जाती। तो यहाँ पर 9 जजों की टीम ने, 9 जजों की बेंच ने इस बात को माना कि आरक्षण की जो सीमा है, अधिकतम सीमा है, वो 50% है। उससे ज़्यादा करने से कहीं ना कहीं समानता का अधिकार का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो ये इंदिरा साहनी फैसला था जिसमें यह बात कही गई थी। और मैक्सिमम जो एक लिमिट था ना आरक्षण का, रिजर्वेशन का, वो 50% तय किया गया। अब देखिए यहाँ पर मराठा रिजर्वेशन की, तो जब मराठा रिजर्वेशन यहाँ पर देखेंगे महाराष्ट्र में, जब वहाँ पर मराठा रिजर्वेशन की बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध बता दिया और संवैधानिक बता दिया। तो यहाँ पर मराठा रिजर्वेशन के मामले में यहाँ पर फिर से एक बार पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में। और ये जो याचिका थी वो दायर की गई थी किसके लिए? कहा गया कि इंदिरा साहनी के फैसला में जो भी निर्णय लिया गया था, इंदिरा साहनी फैसला जो था उसे दोबारा देखने की ज़रूरत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा देखने से मना कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि इंदिरा साहनी का जो फैसला था, वो मामले में जो फैसला था वो सही है और कहीं से भी किसी भी रूप में वो गलत नहीं है। आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर नहीं बढ़ सकता। तो इंदिरा साहनी फैसले पर पुनर्विचार हेतु यहाँ पर याचिका दायर किया गया था मराठा रिजर्वेशन के मामले में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। और उनका बस एक ही ये कहना था कि अगर हम 50% से अधिक आरक्षण देंगे तो फिर समानता का अधिकार का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये इंदिरा साहनी जो फैसला है, मंडल फैसला है, ये काफ़ी मायने रखता है आरक्षण के मामले में। अब आते हैं देखिए यहाँ पर कि जब मराठा रिजर्वेशन को जब वहाँ पर कैंसिल किया गया, अवैध बताया गया और संवैधानिक बताया गया, तो उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या व्यवस्थाएं दी आरक्षण को लेकर के। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2021 को मराठा कोटा को ही रद्द कर दिया, यानी मराठा कोटा को रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? क्योंकि ये जो आरक्षण की सीमा थी वो 50% को क्रॉस कर रही थी, तो इसीलिए उस कोटा को ही रद्द कर दिया। और उन्होंने कुल 3 बातें की, 3 व्यवस्थाएं दी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने। अब यहाँ पर जानिए कि जो टोटल जज थे इस मामले को देखने वाले 5 जज थे, 5 जजों की टीम इस मामले को देख रहे थे। पहली बात जो है, उन्होंने ये कहा कि जो आरक्षण दिया गया है मराठा कोटा के तहत वो 27% की सीमा से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अवैध है और संवैधानिक है, 50% से ऊपर जा रहा है। OBC का 27% ही आरक्षण है यहाँ पर, और ये जो है आगे बढ़ रहा है, 50% से अधिक नहीं जा सकता। सॉरी, यहाँ 50 होगा, 50% की सीमा से आगे बढ़ रहा है। ये अवैध है और संवैधानिक है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, उनका ये कहना था कि आरक्षण की जो कुल सीमा है, चाहे SC ले लीजिए, ST ले लीजिए, OBC ले लीजिए, कोई भी वर्ग ले लीजिए, उन सभी का जो कुल आरक्षण की कुल सीमा वो 50% से अधिक नहीं जा सकती। और यह इंदिरा साहनी के खिलाफ है। अगर ये 50% से ऊपर जाएगा तो जो इंदिरा साहनी के केस में ये कहा गया था, निर्णय दिया गया था कि ये 50% को क्रॉस नहीं कर सकती, वह उसका खिलाफ है। तीसरा देखिए, तीसरा उन्होंने कहा कि जो 102वां संशोधन हुआ था 2018 में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 102वां संशोधन जो हुआ था उसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्या किया गया था? इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। और इससे जुड़ा हुआ है आर्टिकल 338B, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 338B में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा ये दे दिया गया और ये उससे जुड़ा हुआ है। मतलब 338B में उसका राष्ट्रीय वर्ग आयोग का, पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या संरचना होगा, क्या ढांचा होगा, कैसे कार्य होंगे, इन सब बातों की जानकारी वहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पे 2018 में जो 102वां संशोधन हुआ था उसके द्वारा इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक सही कानून है। और 2 बातें यहाँ पे देखती है, कुल 5 जजों की टीम थी, बेंच थी, जिसमें से 3 जज ने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि ये जो कानून है वह OBC की सूची, राज्यों को OBC की सूची बनाने से रोकता है। ठीक है ना।
यानी जो कानून है इंदिरा साहनी फैसला का और 102वां संविधान संशोधन, ये सब में भी जो बातें कही गई वह राज्यों को ओबीसी सूची बनाने से रोकता है। लेकिन 2 जज इसके अगेंस्ट भी थे। 2 जज जो है ना वो इस बात को नहीं मान रहे थे। वो उनका ये कहना था कि नहीं, ये राज्य भी सूची बना सकती है। लेकिन चूंकि अधिकतम जज जिस पक्ष में होते हैं फैसला उधर ही जाता है, तो 3 जजों ने इस बात को माना था कि यह कानून राज्यों को ओबीसी की सूची बनाने से रोकता है। तो यही है जो शुरू से लेकर अंत तक अभी तक ओबीसी के मामले में जो भी चीज़ जुड़ा है। अब हम बात करेंगे तो 127वां संविधान संशोधन विधेयक। अब यहाँ पे जो बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि राज्यों को अधिकार मिल रहा है। 127वां संविधान संशोधन पास हो चुका है लोकसभा और राज्यसभा से, और जैसे ही एक्ट बनता है तो राज्यों को अधिकार मिल जाएगा कि राज्य क्या करे। 127वें संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम के तहत ये क्या कर पाएगी, ये किसी भी जाति को अपनी मनपसंद तरीके से अपने अनुरूप क्या कर सकती है, वो उसे ओबीसी वर्ग में डाल सकती है। अब यह पहले की तरह नहीं रहा जहां पर सिर्फ राज्यपाल की सिफारिश पर किसी वर्ग को ओबीसी वर्ग में डालती थी। अब यहां पर सीधे है राज्यों को यह अधिकार मिल गया। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए फ़ायदा क्या है ना कि महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में देखिएगा मराठा, हरियाणा में जाट, गुजरात में पटेल, ये सब को लगातार जो है ना ओबीसी में शामिल करने की बात की जाती है, मांग की जा रही है। अब अगर राज्यों को यह अधिकार मिल जाता है तो निश्चित रूप से राज्य इसे ओबीसी में शामिल करने में सक्षम हो पाएगी। हो सकता है वो इसे शामिल कर भी दे। तो यही था आज का लेक्चर, और यह 127वें संविधान संशोधन विधेयक से जुड़ा हुआ है। कैसा लगा आप सबों को यह लेक्चर, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा। हमारा नंबर भी है, आप हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं 7717769887। आपका जो भी प्रॉब्लम है उस पर निश्चित रूप से उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आप हमें इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।